टॉपिक भाई आज वैदिक काल, वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद दूसरा टर्म जो है हिस्ट्री का, वैदिक काल या वैदिक सभ्यता। वैदिक काल या वैदिक सभ्यता काल का मतलब क्या होता है? काल का मतलब होता है समय। और वैदिक काल, वैदिक शब्द को देख लो, वेद धन इक, इक हिंदी का प्रत्यय हो गया, वेद धन इक बराबर वैदिक, यानी वेदों का काल, वेदों का समय कहलाता है वैदिक काल या वैदिक समय। यानी कि वेदों की रचना जिस समय में हुई उसे वैदिक काल कहते हैं। वेद शब्द को देखो, वेद शब्द संस्कृत की मुख्य क्रिया को संस्कृत में धातु कहते हैं। संस्कृत की धातु विद, विद से बना वेद। विद का मतलब होता है हिंदी में जानना, अंग्रेजी में मेन वर्ब होती है KNOW, नो। नो मीन्स जानना वर्ब, जानना क्रिया, विद क्रिया मतलब धातु संस्कृत में कहते हैं। तो विद से वेद बना, वेद से वैदिक, वेदों का, काल मतलब समय, वेदों का समय, वेदों का काल। विद से और शब्द आपने सुने होंगे, विद्वान, विदुषी, विद्वता, ये शब्द बने हैं। तो वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय केवल ऋग्वेद की रचना हुई। नंबर 2 उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल मतलब बाद के वेदों की रचना का काल। बाद के 3 वेद कौन कौन से हैं? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। टोटल 4 वेद हैं। टोटल वैदिक काल का समय कितना हो गया? 1500 से 600 ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, BC। और पूर्व वैदिक काल का समय है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और उत्तर वैदिक काल का समय 1000 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक काल हो गया, वेदों की रचना हुई, चारों वेदों की। अब 4 वेद कौन कौन से हैं? 4 वेद। नंबर 1 बोलिए, ऋग्वेद। नंबर 2 सामवेद। 3rd यजुर्वेद। 4th अथर्ववेद। इनको हाईलाइट करो। ऋग्वेद में ऋचाओं का वर्णन है। ऋचा मतलब श्लोक, सूक्ति। संस्कृत के श्लोक होते हैं मतलब प्रेयर्स, प्रार्थनाएं। ईश्वर को जो प्रार्थनाएं भेजी जाती थी, ईश्वर के लिए कही जाती थी, उन ऋचाओं का वर्णन ऋग्वेद में। ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? संपूर्ण मंडल 10 मंडल हैं। मंडल मतलब समझ लो उसके पार्ट्स, उसके चैप्टर, भाग ऋग्वेद में। और ऋग्वेद ही चारों वेदों में प्रमुख वेद है। बकाया के जो नीचे के 3 वेद हैं उनमें से ज्यादातर चीजें ऋग्वेद से ली गई हैं। ऋग्वेद एक प्रमुख वेद हो गया, प्रमुख ग्रंथ हो गया। ऋग्वेद में ऋचाओं का वर्णन है। सामवेद में किस चीज का वर्णन है? संगीत का वर्णन है। सामवेद को संगीत का प्रथम ग्रंथ, विश्व का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। सामवेद में ही सबसे पहले संगीत के 7 सुरों की चर्चा हुई है। 7 सुर कौन कौन से होते हैं संगीत में? स, र, ग, म, प, ध, नी। 7 सुरों की सबसे पहले चर्चा सामवेद में, संगीत का प्रथम ग्रंथ माना जाता है विश्व का। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी विधानों का वर्णन है, औषधि विज्ञान का भी वर्णन है। अथर्ववेद, अथर्व शब्द का मतलब होता है पवित्र जादू। अथर्व का मतलब पवित्र जादू। अथर्ववेद में जादू टोना का वर्णन है। जादू टोना इत्यादि चीजों का वर्णन है अथर्ववेद में। 4 वेद हो गए। इन चारों वेदों की रचना जब हुई उनको क्या कहा जाता है? उस समय को वैदिक काल कहा जाता है। एक चीज और, वेदों को 2 उपनाम कह लो या संज्ञा कह लो या उपाधि कह लो। वेदों को एक तो कहा जाता है श्रुति। श्रुति मतलब हो गया श्रुति सुनने से बना है। भाई उस समय आर्यों को लिपि का ज्ञान था नहीं,
तो ये जो वेदों का ज्ञान है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुनते सुनते पहुंचा, श्रवण माध्यम से, श्रवण परंपरा से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित हुआ, हस्तांतरित हुआ। इसीलिए वेदों को क्या कहा जाता है? श्रुति कहा जाता है। वेदों को और क्या कहा जाता है? अपौरुषेय। अपौरुषेय मतलब वेद ऐसी रचना माने जाते हैं जो पुरुष के बस की बात नहीं है, किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं है, मतलब एक अलौकिक चीज मानी जाती है वेदों को, मतलब इतना ज्ञान है वेदों में, इसीलिए इनको अपौरुषेय भी कहा जाता है। 4 वेद हो गए। अब चारों वेदों में इंपॉर्टेंट 2-3 क्वेश्चन और देखो। एक शब्द है वेद त्रयी। क्वेश्चन आया है वेद त्रयी में कौन सा वेद सम्मिलित नहीं है? कौन सा नहीं है? अथर्ववेद वेद त्रयी में हाँ, लास्ट वाला अथर्ववेद। ऊपर के जो 3 है ये तीनों वेद त्रयी में शामिल हैं। अथर्ववेद चौथा जो है वो वेद त्रयी में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन कि चारों वेदों में कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य, प्रोज व पोएट्री दोनों में है? कौन सा वेद है? यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है, और बकाया के 3 वेद केवल और केवल पद्य में है। पद्य माने काव्य, माने पोएट्री। ये वेद त्रयी हो गया। अब वेदों पर बात हो रही है, आगे और बात बढ़ाओ। वेदों के पुरोहितों को उस समय क्या कहा जाता था? वेदों के पुरोहित से तात्पर्य है वेदों को पढ़ने वाले, वेदों का वाचन करने वाले। वाचन करने वाले से तात्पर्य यह नहीं है कि कोई भी वेद को उठा के पढ़ने लगे उसको वो उपाधि दे दी गई, मतलब वेदों को पढ़ के उनका ज्ञान बांटना, समाज में फैलाना, लोगों को शिक्षाएं देना वेदों की। उनके पढ़ने वालों को, पुरोहितों को क्या कहा जाता था? तो ऋग्वेद के पुरोहितों को कहा जाता था होत्र या होता। सामवेद के पुरोहितों को कहा जाता था उद्गाता। यजुर्वेद के पुरोहितों को कहा जाता था अध्वर्यु। अथर्ववेद के पुरोहितों को कहा जाता था ब्रह्म या ब्रह्मा। अगला पहलू देखेंगे, चारों वेदों के उपवेद कौन कौन से हैं? उप शब्द को समझते होंगे। उप जैसे डिप्यूटी शब्द सुनते हैं, डिप्यूटी कलेक्टर जैसे डिप्टी बोलते हैं। तो उपवेद कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद का उपवेद कौन सा हो गया? ऋग्वेद का हो गया आयुर्वेद। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखेंगे कि सुश्रुत नाम के जो विद्वान हुए हैं, सुश्रुत नामक विद्वान ने ऋग्वेद का आयुर्वेद उपवेद नहीं माना है, बल्कि आयुर्वेद उपवेद उन्होंने अथर्ववेद का माना है। सुश्रुत नामक विद्वान ने, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी सुश्रुत संहिता, जो शल्य चिकित्सा, ऑपरेशन चीरफाड़ वाली चिकित्सा के जनक माने जाते हैं। तो ऋग्वेद का उपवेद हो गया आयुर्वेद। सामवेद का उपवेद कौन सा होता है? गंधर्व वेद। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा होता है? धनुर्वेद। और चौथा है आपका अथर्व। अथर्व वेद का उपवेद क्या होता है? शिल्प वेद या शल्य, शिल्प वेद। ये चारों के उपवेद हो गए। तो ये आपका वैदिक काल। अब इसके अलावा और चीजें वैदिक काल के बारे में देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल, वैदिक सभ्यता का तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? आपकी नगरीय सभ्यता थी। भारत की प्रथम नगरीय क्रांति किसे माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता किनके द्वारा? आर्यों के द्वारा बसाई गई सभ्यता थी। आर्य शब्द को देखो, आर्य शब्द का मतलब होता है कुलीन, श्रेष्ठ, अभिजात्य, मतलब एलाइट। आर्य मतलब एलाइट, अभिजात्य, कुलीन, ये आर्य का मतलब हो गया। तो आर्यों ने जिस सभ्यता को बसाया उसको वैदिक सभ्यता कहते हैं। आर्य सबसे पहले भारत में आकर कहां बसे? तो मैक्स मूलर नामक इतिहासकार का मत प्रामाणिक माना जाता है। मैक्स मूलर कहता है कि आर्य खैबर दर्रे से होकर आए थे और भारत में सबसे पहले पंजाब प्रांत के आसपास बसे थे। फिर बाद में पूर्व वैदिक, उत्तर वैदिक में इनकी और सीमाएं फैलती गईं। ये इधर उत्तर, इधर नॉर्थ में हिमालय पर्वत, इधर अफगानिस्तान तक, इधर पंजाब की ओर आगे तक ये फैलते गए। उनको देखेंगे अभी बात आने पर। अब क्या डिस्कस करना है वैदिक काल पर? हाँ, तो आर्यों की बात हो रही थी। आर्य और अनार्य दो चीजें हो गई। आर्यों के द्वारा वैदिक काल की वैदिक संस्कृति बसाई गई थी। आर्यों का जीवन कैसा था? वैदिक काल का जीवन कैसा था?
ग्रामीण सभ्यता थी, पहली बात। दूसरी बात, आर्यों का समाज पितृ सत्तात्मक, पितृ प्रधान था। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था? मातृ सत्तात्मक था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। और यहाँ कैसा हो गया? यहाँ पितृ सत्तात्मक हो गया, पुरुष प्रधान हो गया। यहाँ पर पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल में आर्यों का अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था पशुपालन। पूर्व पा, पशु पा, ऐसे करके लॉजिक बनाना, दिमाग में याद कर लेना, करने का। पूर्व पा, पशु पा, पशुपालन पा। तो पशुपालन पूर्व वैदिक काल के आर्यों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। उत्तर वैदिक काल के आर्यों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि हो गया था। मतलब इनका प्राथमिक कार्य पशुपालन था और यहाँ पर क्या हो गया? कृषि हो गया। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में हमने क्या देखा था? वहां पर व्यापार उनका प्राइमरी था, मतलब मेन टास्क उनका क्या था? व्यापार था, अन्य चीजें गौड़ थी उनके लिए, द्वितीयक थी। यहाँ पर पशुपालन प्राथमिक था, कृषि गौड़ हो गई। आगे चल के उत्तर वैदिक काल में कृषि प्रधान हो गई और पशुपालन और अन्य अन्य चीजें गौड़ हो गई। और क्या क्या डिस्कस होना है वैदिक काल पर? और कोई पॉइंट्स पूछो, कोई क्वेरी, कोई क्रॉस क्वेश्चन वैदिक काल पर? कोई पॉइंट? प्रतिनिधित्व। हाँ, ये प्रतिनिधित्व करने के वाली बात आती है। तो पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल का तो आपने मृदभांड शब्द सुना होगा। मृदभांड मतलब मिट्टी का बर्तन, पोट्री जो होती है। तो ये चित्रित धूसर, मृदभांडी, ग्रे कलर का, ये पोट्रीज जो हैं, ये वैदिक काल के, वैदिक कालों का प्रतिनिधित्व करती है। वैदिक काल के बारे में और देखते हैं। पूर्व वैदिक काल में 25 नदियों का उल्लेख है, 25 रिवर्स का उल्लेख है। संपूर्ण वैदिक साहित्य में 33 नदियों का उल्लेख है। इनमें सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है। सरस्वती को नदी तमा कहा गया है। नदी तमा मतलब नदियों में सबसे उत्तम नदी सरस्वती को कहा गया है। सरस्वती का नाम आगे चलकर के घग्गर भी हो गया है। और इसमें वैदिक काल में सिंधु नदी को हिरण्यानी के नाम से भी संबोधित किया गया है, हिरण्यानी के नाम से। और क्वेश्चन पूछिए, कोई डिस्कस किसी पॉइंट पर करना हो? हाँ, ये यहाँ से सोम का उल्लेख मिलता है, जो आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ था। सोम नामक वनस्पति से प्राप्त किया जाता था। ये हिमालय पर्वत के आसपास ठंडे इलाकों से सोम नामक वनस्पति प्राप्त की जाती थी।